अरे रेणु, राहुल, सुमन, अशोक कहाँ मर गए सबके सब? जल्दी से आओ। इंद्राणी की आवाज सुनकर घर के सब लोग भागकर उसके पास आते हैं। क्या हुआ माँ, कहीं गिर गई क्या? चोट लगी क्या? कितनी बार कहा है कि बिना लाठी के मत चला करो, अब उम्र हो गई है तुम्हारी। अरे उम्र होगी तेरी, मैं तो अभी तुम सबसे ज्यादा जवान हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर क्या हुआ दादी जी, आपने आवाज देकर हम सबको क्यों बुलाया? ऐसी भी क्या आफत आ गई? अरे कुछ नहीं रेणु, दादी का अकेले बैठकर मन नहीं लग रहा होगा, तो उन्होंने सोचा सबको बुलाकर थोड़ा सबके कान खींच लेती हो। अरे नाच पीटे, तुझे मस्ती सूझ रही है, यहाँ मेरी आंखें गायब हो गई है। आंखें? वो कैसे गायब हो सकती हैं? मुझे तो आपकी दोनों आंखें सही सलामत अपनी जगह पर दिख रही है। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे बेवकूफो, बुढ़ापे में इंसान की 4 आंखें हो जाती है, 2 तो अपनी रहती है और 2 डॉक्टर लगवा देता है। अच्छा अच्छा, अरे माँ आप चश्मे की बात कर रही है, कहाँ रखा था आपने अपना चश्मा? यही तो याद नहीं आ रहा, कम वक्त बुढ़ापे में कुछ याद ही नहीं रहता। चलो ढूंढो सब मिलकर मेरा चश्मा। दादी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे मिल गया आपका चश्मा। अच्छा, तो तूने लिया था चश्मा? इधर आ, मैं तेरी खबर लेती हूँ। इस बुढ़िया से मस्खरी करता है। अरे नहीं दादी, मैंने नहीं लिया था चश्मा। भला मेरी क्या मजाल कि आपका चश्मा चुराऊं? चश्मा आपके पास ही है देखिए आपके गले में टंग रहा है। राहुल की बात सुनकर सबकी नजर इंद्राणी के गले पर गई तो देखा सचमुच उनका चश्मा गोल्डन चेन से बंधा हुआ उनके गले में झूल रहा था। अब देखा मैंने, वो तो मैं बस ये देख रही थी, तुम सबको मेरी कितनी परवाह है। दादी जी, आपको तो हमेशा ही सब पता होता है, दिन में न जाने कितनी ही बार आप बस हमारा टेस्ट लेने के लिए हमें बुलाती हैं। अच्छा अब जाओ यहाँ से, अपना अपना काम करो, मुझे रामायण का पाठ करना है। जा, अब देखो शोर मचाए रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर सब चले जाते हैं और वो अपना रामायण का पाठ करने लगती है। अगले दिन रेणु और राहुल को पड़ोस की शर्मा आंटी के बेटे की शादी में जाना था। रेणु खूब अच्छे से तैयार हो गई थी, तभी इंद्राणी अपनी लाठी के सहारे रेणु के पास आती है। अरे क्या नाम है तेरा? मैं भूल गई। रेणु? वेणु नहीं दादी, रेणु। अच्छा अच्छा, जो भी है जल्दी कर आ जाना, ज्यादा रात मत करना, मेरे पैरों की मालिश करनी है, याद है ना? जी दादी जी, टाइम से आ जाऊंगी घर, चिंता मत कीजिए। और मेरा नाम रेणु है, वेणु नहीं, याद रखिएगा। हाँ पता है तेरा नाम रेणु है। तो क्या करूं, माला बनाकर जाप करूं क्या तेरे नाम का? दादी जी जाने दीजिए आप। अच्छा ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है, ये लाल साड़ी तुझ पर खूब जच रही है, पहले तो कभी नहीं देखी पहने हुए। नहीं खरीदी क्या? हाँ दादी जी, ये साड़ी मुझे कल ही राहुल ने लाकर दी है और उन्होंने कहा आज इसे ही पहनना। बिल्कुल अपने दादा पर गया है राहुल। तेरे दादाजी भी ना मुझे ऐसे ही प्यार से बहुत सारा सामान लेकर दिया करते थे, क्या दिन थे वो भी। अच्छा दादी जी, दादाजी ने क्या क्या लाकर दिया था आपको, मुझे भी बताइए ना। अरे तेरे दादाजी जब शहर जाते तो मेरे लिए नई नई चीजें उठा लाते। ऐसे ही एक दिन मेरे लिए बहुत प्यारे से झुमके लेकर आए। उन झुमकों की चमक से मेरी तो आंखें ही चांदी आ गई थी। अच्छा दादी जी, फिर उन झुमकों का क्या हुआ? अरे वो झुमके तो मेरे लिए अनमोल है, बड़ा संभाल कर रखा है, बहुत कीमती है वो। दादी जी कहाँ रखा है आपने उन्हें संभाल कर? अब ये मत कहिएगा कि याद नहीं है, भूल गई। अरे रखे तो मैंने ही है, पर सच में भूल गई कहाँ रखे। कभी याद आएगा तो दिखा दूंगी। फिर तो दादी जी अगला जन्म लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तो आपको याद आने से रहा। बस ठीक है, ज्यादा मत बोल, तुम लोगों से बहुत अच्छी है मेरी याददाश्त। हाँ नहीं तो। उफ, कितनी अच्छी याददाश्त है, हम सबको पता है। रेणु परेशान हो गई थी, तभी राहुल आता है। राहुल और रेणु शादी में चले जाते हैं।
शादी से लौटते वक्त रेणु राहुल को दादी के झुमके वाली बात बताती है। आपको पता है राहुल, दादी जी बता रही थी कि दादाजी ने उन्हें चमकते हुए बहुत कीमती झुमके लेकर दिए थे, जिन्हें वो आज भी संभाल कर रखती हैं। अच्छा, ऐसी बात है? तब तो बहुत कीमती होंगे रेणु। जरा सोचो, उस जमाने के झुमके, आज तो बाजार में उसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी। सोने का दाम भी तो कितना बढ़ गया है। सोचो अगर वो झुमके हमें मिल जाए तो। वैसे कहाँ रखे हैं दादी ने झुमके? अरे दादी जी तो झुमके कहीं रखकर भूल गई हैं, और उन्हें याद दिलाना मतलब हाथी के पैरों में पायल पहनाने जितना मुश्किल है। पर अगर सच में वो झुमके मिल जाते तो हम उसे तुड़वाकर घर का रेनोवेशन करवा लेते, नहीं? हाँ, सही कह रही हो तुम। पता तो लगाना ही होगा कि दादी ने झुमके रखे कहाँ हैं। अच्छा रुको, मैं ये बात पापा मम्मी को भी बताऊंगा, फिर सब मिलकर दादी को आज याद दिलाएंगे, शायद याद आ जाए। और हाँ, ये भी पूछना कि उस जमाने में झुमके कितने के रहे होंगे। इससे हमें झुमके की आज की वैल्यू भी तो समझ में आएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। राहुल और रेणु घर पहुंचते हैं और ये बात अशोक और सुमन को भी बताते हैं। वो दोनों चौंक जाते हैं और फिर सब डिसाइड करते हैं कि कल सुबह दादी से इस बारे में पूछेंगे। अगले दिन सुबह सब साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी अशोक कहता है, माँ एक बात पूछनी थी आपसे। अरे पूछ लेना, पहले ये पराठे तो खा लेने दे मक्खन लगाकर। भूखे पेट मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। माँ जी आराम से खाइए, खास आपके लिए ही बनाए आपकी पसंद के गोभी के पराठे। याद आया, मुझे गोभी के पराठे बहुत पसंद है। मैं तो कब से भूल गई थी। तुझे कैसे याद था बहू? सुमन अपना माथा पीट लेती है और मन ही मन कहती है, क्योंकि माँ जी याददाश्त आपकी कमजोर है, मेरी नहीं। हे भगवान, माँ जी तो अपनी पसंद नापसंद भी भूल जाती हैं। ऐसे में माँ जी को झुमके याद आएंगे क्या? अच्छा दादी, रेणु बता रही थी कि आपके पास बड़े ही सुंदर और चमकने वाले झुमके हैं, वो कहाँ रखे हैं दादी? हमें भी दिखाइए ना। इंद्राणी थोड़ा सोचती है, फिर कहती है, झुमके? कौन से झुमके? ये रेणु आजकल देख रही हूँ कुछ भी बोलती है। अरे मुझे कोई झुमके वुमके याद नहीं। इसे अपने लिए झुमके चाहिए होंगे तो तुझसे इसने नई कहानी बनाकर सुना दी। अरे दादी जी, मैं क्यों बनाऊंगी कहानी? आप ही ने बताया था दादाजी ने आपको बड़े प्यार से वो झुमके लाकर दिए थे जो कि अनमोल है आपके लिए। भूल गई क्या आप? अच्छा, वो झुमके, हाँ, वो मुझे याद है। अरे बहुत कीमती झुमके थे, तेरे दादाजी बड़े प्यार से लाए थे और मुझे अपने हाथों से पहनाया था। अच्छा, तो पापा ने कभी बताया नहीं आपको कि उन झुमकों की कीमत क्या थी? बताया तो था एक बार, मुझे याद नहीं। कोशिश कीजिए ना माँ जी, याद आ जाएगा। याद आया। 50 कुछ तो कहा था, कह रहे थे बड़े कीमती है, संभाल कर रखना। 50 क्या दादी? सिर्फ 50 बोलकर क्यों चुप हो गई आप? 50,000 के थे क्या? अरे नहीं, झुमके इतने पुराने हैं तो 50 लाख के होंगे। अरे माँ, कहीं 50 करोड़ तो नहीं? माँ याद करो ना, कितने के थे ये झुमके? यही तो याद नहीं आ रहा। पर तुम्हें क्या, कितने के भी थे झुमके? मेरे थे, किसी को नहीं दूंगी मैं। अरे अनमोल है, अनमोल। अच्छा दादी, जाने दो कितने के भी थे, बस एक बार दिखा तो दो झुमके, हमें भी देखने हैं इतने कीमती झुमके। कैसे दिखाऊं तुमको झुमके? वो तो मैंने संभाल कर रखे थे, लेकिन कहाँ, ये याद नहीं आ रहा। अरे माँ, आप कैसे भूल सकती इतनी जरूरी बात? याद करिए ना। अरे नहीं, दादी के दिमाग का पेन ड्राइव करप्ट हो गया है। हाँ, और बैकअप भी नहीं लिया था। माँ एक काम करो, सोचो कि आखिरी बार उन झुमकों को आपने कब देखा था? इंद्राणी सोचते हुए कहती है, जब वो मेरठ वाले शर्मा काका आए थे। नहीं, तब नहीं। जब पड़ोस की मिश्रा बहू की शादी हुई थी। नहीं, तब भी नहीं। बल्कि अरे नहीं, अब कुछ याद ही नहीं आ रहा। आखिरी बार कब निकाले, कहाँ रखे, भगवान जाने। ऐसा कहते कहते इंद्राणी अपने कमरे में चली जाती है और पूरा परिवार अपना सर पकड़ लेता है। देखो, अब तो साफ है कि माँ को झुमकों का कुछ भी याद नहीं है। हमें ही खुद ढूंढने पड़ेंगे वो कीमती झुमके। हाँ जी, सही कहा आपने।
माँ जी ने झुमके घर में ही कहीं रखे होंगे, हमें घर में ढूंढने से मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा मम्मी, अगर झुमके मिल जाएं तो हम उनका क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ उन्हें बेचकर घर का रेनोवेशन करवा देते हैं। नए वॉलपेपर, नया फर्नीचर, पूरा घर चमक जाएगा। हाँ, और घर चमकाने के लिए झुमकों की बलि चढ़ा दो। मेरी राय में तो हमें एक कार खरीदनी चाहिए। कितनी बार कह चुका हूँ, हमारी पुरानी कार खटारा हो चुकी है। हद है, कार वार छोड़ो, असली चीज समझो। मैं तो कहती हूँ झुमके तुड़वाकर मैं अपनी नई ज्वेलरी बनवा लेती हूँ। ब्रांड न्यू नेकलेस, चूड़िया, कंगन। हे भगवान, तुम्हें दुनिया में सिर्फ गहने ही क्यों दिखते हैं? और तुम सबने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है अपने अपने मन में। पर ये सब तो तब होगा ना जब झुमके मिलेंगे। यहाँ झुमके मिले नहीं अभी और इनके मन में पहले से ही लड्डू फूटने लगे। सबको अशोक की बात बिल्कुल सही लगी कि झुमके मिले तो सही पहले। बात वहीं आ जाती है, पहले झुमके ढूंढने होंगे, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। हाँ, सब सपने बाद में देखेंगे। अभी तो मिशन झुमके ढूंढो शुरू करते हैं। कल से हम सब मिलकर झुमके ढूंढेंगे और जिसे झुमके मिलेंगे मर्जी भी उसकी ही चलेगी। हाँ, ये सही है। अब देखो झुमके तो मुझे ही मिलने वाले हैं। अगला दिन पूरा परिवार झुमके ढूंढने में लग जाता है। घर के हर कोने को टटोला जा रहा था। सभी अलग अलग जगह झुमके ढूंढ रहे थे और कुछ देर बाद नजारा ऐसा होता है कि पूरे घर का घमासान मच जाता है। तभी अशोक कहता है, अरे किसी ने माँ का वो पुराना बक्सा तो देखा ही नहीं। मुझे लगता है झुमके वहीं मिलेंगे। रेणु और सुमन तेजी से दौड़कर इंद्राणी के कमरे में पहुंचती हैं और बक्सा खोलते ही चीजों का सैलाब गिरने लगता है। ऊन के गोले, पुराने चश्मे, टूटी हुई बिंदी की डिब्बी और न जाने क्या क्या। हे भगवान, ये दादी जी का बक्सा है या म्यूजियम? कितनी सारी पुरानी चीजें हैं इसमें। माँ जी, ये चप्पल यहाँ क्यों रखी है? अब चप्पल कौन ऐसे बक्से में संजो कर रखता है? बेटा, ये चप्पल नहीं, मेरी अच्छी यादों का हिस्सा है। ये तुम्हारे दादाजी ने शादी के समय मुझे तोहफे में दी थी। दादाजी ने आपको चप्पल भी गिफ्ट की थी? हाँ बेटा, मुझे हर बार नई चीज लाकर देते थे। वो भी क्या दिन हुआ करते थे। दादाजी की गिफ्ट की हुई चप्पल मिल गई पर झुमके नहीं मिले। काश दादाजी ने इस टूटी चप्पल की जगह झुमके इस बक्से में रखे होते। जरा ये कंबल हटा कर तो देखो, शायद वहां रखे हो झुमके। और हाँ, जब सब सामान निकाला ही है तो अब अच्छे से सफाई करके रखना। कितने दिनों से मेरे बक्से की सफाई भी नहीं हुई। इंद्राणी आराम से बैठकर चने खाते हुए बोल रही थी। अच्छा दादी जी, देखती हूँ और सफाई भी कर दूंगी। ये बोलकर रेणु और सुमन बक्से को एक और बार खंगालने लगते हैं। दादी जी, ये आपका बक्सा है, ये जादू का पिटारा। इसमें तो सामान निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। अरे ये क्या है? ये कौन सी किताब है? अरे बेटा, ये वो क्या कहते हो तुम लोग, खाना बनाने की विधि वाली किताब है। इसमें वो सारी खाने की विधि लिखी है जो मैंने पढ़ी तो है पर कभी बनाई नहीं। अब तुम लोगों को मिल गई है तो इसमें से पढ़कर रोज खाने में कुछ नया बनाना। हे भगवान, झुमके तो नहीं मिल रहे। दादी जी की फरमाइशें जरूर मिल रही हैं। दादी, तो मतलब ये सिर्फ थ्योरी बुक है? हाँ बेटा, ऐसा कह सकते हो, पर काम आएगी। सुमन और रेणु मुझे इनमें से रोज एक नई चीज बनाकर खिलाएंगी। वो सब तो ठीक है माँ, पर झुमके कहाँ रखा है कुछ याद करो ना। मैं तो थक गई माँ जी के बक्से में ढूंढकर। इसी बहाने माँ जी ने मुझसे अपना पूरा बक्सा साफ करवा लिया। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। आप लोग ढूंढिए भाई झुमके। कहीं दादी ने मंदिर वाले ड्रॉर में तो नहीं रखे? क्योंकि दादी अक्सर मंदिर में ही तो बैठी रहती हैं। ये सही कह राहुल तुमने, ये भी हो सकता है। मैंने कल सुबह ही ड्रॉर खोला था पर किस लिए खोला था याद नहीं। राहुल मंदिर में जाकर ड्रॉर खोलकर देखता है। हाँ, कुछ तो है। सभी भाग कर देखते हैं लेकिन अंदर से निकलता है एक आधा खाया हुआ पेड़ा। दादी जी, आधा खाया पेड़ा इसमें कैसे आया? लो, शुगर है माँ जी को और पेड़े चुरा कर खाती है माँ जी। मम्मी, अभी वो मुद्दा छोड़ो, झुमके पर फोकस करो। पर दादी, आपने पेड़ा आधा खाकर इसमें क्यों रख दिया? अरे बेटा, पूरा खा लेती तो स्वाद खत्म हो जाता, इसलिए आधा रख दिया। तो दादी, इसीलिए आपने कल सुबह ड्रॉर खोला था? अरे हाँ, याद आया, कल मैंने इसीलिए ड्रॉर खोला था
ताकि आधा पेड़ा रख दूं और थोड़ी देर में फिर से थोड़ा खा सकूं, पर मैं भूल गई। माँ जी आप बिना कमाल हो, भला ऐसे कौन करता है? मुझे मत सिखा क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं सास हूं तेरी, समझी? जी माँ जी समझी। तभी अशोक को अचानक आइडिया आता है कि झुमके माँ के तकिए के नीचे हो सकते हैं। वो तकिए के नीचे हाथ डालता है। ये क्या मिला? ये क्या है? ये तो पुराना सा नोट है। दादी जी ये 50 का नोट तकिए के नीचे क्यों रखा है? बेटा ये इमरजेंसी फंड है, जब भी गुपचुप समोसे खाने का मन करता है तो काम आता है। कोई मुझे पैसे देता है तो मैं ऐसे ही तकिए के नीचे रख कर भूल जाती हूँ, और जब खाने का मन होता है तो ये पैसे याद आ जाते हैं। वाह माँ जी, क्या कमाल की याददाश्त पाई है आपने, मानना पड़ेगा। मैं तो पहले से ही कहती हूँ मैं कमाल हूँ। चलो आखिर तुम लोगों ने भी मान लिया। मतलब दादी की चीजें ढूंढो तो इतिहास भी मिलेगा और पैसे भी। पता नहीं और क्या क्या मिलेगा, पर झुमके नहीं मिलेंगे। ऐसे ही झुमके ढूंढने के चक्कर में पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका था और घर के सब लोग बहुत थक भी चुके थे, पर झुमके नहीं मिले थे अभी तक। तभी अचानक इंद्राणी को वो अपनी पुरानी पोटली याद आती है और उसकी आंखें चमक उठती है। अरे याद आया, मेरी वो पुरानी पोटली है ना जो मेरे पलंग के नीचे रखी है, उसी में है झुमके। अरे नहीं दादी जी, अब हम सब पूरी तरह थक चुके हैं, अब हमसे नहीं देखा जाएगा। सुबह भी आप ऐसे बोल रही थी यहाँ होंगे झुमके वहां होंगे झुमके, ऐसा बोल बोलकर आज आपने हमें खूब दौड़ाया है, बस अब और नहीं। हाँ माँ जी, अब और नहीं होगा हमसे, हमें माफ कीजिए। तुम सब रहने दो, मैं ही खोलती हूँ पोटली। ये कहकर इंद्राणी पोटली निकाल कर खोलती है और खुश होकर कहती है, मिल गए, ये है मेरे झुमके। इंद्राणी धीरे से झुमके निकालती है और सबके सामने रखती है। पर ये क्या, झुमके देखने के बाद सबके चेहरे की चमक एकदम गायब हो जाती है। ये तो बहुत छोटे हैं। यही तो है वो झुमके, मुझे अच्छे से याद है, तेरे दादाजी बड़े प्यार से लाए थे मेरे लिए। देखो अभी भी चमक बाकी है इन झुमकों की। एक तो इतने छोटे झुमके, और ये भी कोई हीरे जवाहरात के तो नहीं लग रहे। अरे बहुत ही सिंपल से है, मुझे तो ये आर्टिफिशियल लग रहा है। लेकिन माँ तुमने तो कहा था ये झुमके बहुत महंगे हैं, अनमोल है, 50 लाख के हैं। अरे सत्यानाश हो तेरा, कितना लालची है रे तू, बिल्कुल अपनी बुआ पर गया है। मैंने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे तुझे। मैंने कब कहा 50 लाख के हैं, ये तो तुम सब कह रहे हो। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा, मैंने तो बस कहा तेरे पापा की निशानी है ये झुमके, इसीलिए बहुत अनमोल है। तो फिर असल में कितने के हैं ये झुमके दादी जी, आप ही बता दीजिए। तभी इंद्राणी याद करके कहती है, उस जमाने में तेरे दादाजी ने मुझे ये झुमके शायद 50 पैसे में ला कर दिए थे, और इन झुमकों के साथ उनका जो प्यार था उसकी कोई कीमत ही नहीं। वो प्यार बेशकीमती है, अनमोल है। अब तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, हाथ से माथा पकड़ लेते हैं। 50 पैसे? ओ माय गॉड, हम घंटों से जिस चीज के पीछे पड़े थे वो सिर्फ 50 पैसे की थी। दादी आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? तो तुम लोगों ने पहले पूछा क्यों नहीं? और खबरदार जो किसी ने मेरे झुमकों को हाथ भी लगाया तो 50 पैसे के है तो क्या हुआ, मेरे लिए इनसे ज्यादा कीमती कोई गहना नहीं। तुम्हें झुमके देखने थे ना तो दिखा दिए, बात खत्म। दादी जी पहले ही बता देते कि झुमके बस 50 पैसे के थे। अगर पहले बता देती तो तुम सब मेरे झुमके ढूंढते क्या? मुझे सब समझ में आता है, तुम सब लालच में मेरे झुमके ढूंढ रहे थे और मुझे याद ही नहीं थे मेरे झुमके कहाँ हैं। देखो मिल गए मेरे झुमके। लो और कर लो लालच, घर का रेनोवेशन करवाना है, कार लेनी है, ज्वेलरी बनवानी है, और न जाने क्या क्या सपने देखे थे, कर लो अपने मन की। खोदा पहाड़ निकली चुईया। आज मैं बड़ी खुश हूँ, अब मैं चैन से आराम करूंगी।
तुम सब मिलकर सारा सामान अच्छे से रखो, घर को साफ करके ही सोना आज रात। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। ये कहकर इंद्राणी अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने वो झुमके पहनकर खुद को निहारने लगती है। दूसरी तरफ पूरा परिवार थका हुआ सा घर की सफाई में लग जाता है। रजनी के सास ससुर की लव मैरिज हुई थी। सास थी पंजाबी और ससुर जी गुजराती। अब अलग अलग कल्चर से होने की वजह से दोनों का टेस्ट भी अलग था। सास अमृत को तीखा मसालेदार पंजाबी खाना पसंद था, तो ससुर जी हितेन को मिठास भरा गुजराती खाना। रजनी अभी सोच ही रही थी कि ऐसा क्या बनाए जो दोनों को पसंद आए, तभी उसकी ननद कोमल रसोई में आती है। गुड मॉर्निंग भाभी, क्या बन रहा है आज आपकी पहली रसोई में? देखिए ना दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए ऐसा क्या बनाऊं जो सबको पसंद आ जाए। देखिए मैं अपनी बात करूँ तो मैं एकदम फूडी हूँ, सब पसंद आता है मुझे। और मम्मी को बहुत चटपटा मसालेदार खाना पसंद है, जबकि पापा को हल्की मिठास वाला गुजराती खाना। तो अब ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने ससुराल में किसे खुश रखना चाहती हैं। बस उसकी पसंद का खाना बना दीजिए। दीदी आपने तो प्रॉब्लम और बढ़ा दी। बताइए ना क्या बनाऊं ऐसा कि सब खुश हो जाए। मुझे किसी एक को खुश नहीं करना। सबको खुश करना तो इस घर में पॉसिबल ही नहीं है भाभी। यहाँ तो हर रोज मसाला बनाम मिठास का मैच चलता है। आप एक काम करो, मेरी पसंद का हलवा और पूरी बना लो, कम से कम मैं तो खुशी हो जाऊंगी। कोमल अपनी बात कहकर चली जाती है। रजनी और भी उलझन में पड़ जाती है। दीदी ने तो सॉल्यूशन देने के बजाय और फंसा दिया। चलो ठीक है, हलवा पूरी बना लेती हूँ। रजनी हलवा पूरी बनाने में जुट जाती है। तभी सास अमृत आवाज लगाती है, और रजनी पुत्र क्या होया, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? बड़ी जोरात भूख लगी है। बस मम्मी जी बन गया, अभी लाई। रजनी जल्दी जल्दी प्लेट्स में नाश्ता लाकर टेबल पर सजाने लगती है। और शांत नो दे पापा, शांत आ जाओ, सारे नाश्ता लग गया है। मेरे नो रानी ने कुछ खास बनाया होगा आज। इतना आवाज मत करो अमृत, हूँ आऊ छू। थोड़ी देर में सब टेबल पर आ जाते हैं। रजनी सबको हलवा पूरी परोसती है। अरे वाह, नाश्ते में आज हलवा है। मीठा खाकर दिन की शुरुआत हो तो पूरा दिन मिठास भरा होता है। वो भाई हमारे शांतनु की बहू तो बहुत समझदार। या खुश रहो रजनी बेटा, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का सगुन नेग। और ससुर हितेन ने रजनी को नेग में एक सोने की चेन दे दी। हाय रब्बा, की बना लिया पुत्र जी, इतना मीठा कौन खाता है सवेरे सवेरे? चिट्टे मक्खन के कुछ पराठे शराठे बना के लाती तो गल बनती। मिठा खाकर तो मैं नाक से बाँह फाड़ने लग जाऊं। पंजाबी पेट में तड़का ना हो तो खाने का मतलब ही क्या? जब फीका फीका सा खाना मानो नहीं खाना। अरे भाई मुझे तो बड़ा स्वाद आ रहा है। वैसे भी हलवे में तड़का कौन लगाता है भाई? हाँ, तुझसे तो बस मिठे दे फैन हो, कुछ फर्क नहीं पाता। तू आनो चाहे मैं खाऊं या ना खाऊं। रजनी हलवा पूरी तो बहुत टेस्टी है, पर अगली बार कुछ मम्मी की पसंद का बना देना। मम्मी को पिंडी छोले बहुत पसंद है। वाह भाभी, मेरी तरफ से 10 on 10। हलवा पूरी तो सुपर हिट है, मजा आ गया। बहू मैं तो नेक तब दूंगी जब तुम मसालेदार पिंडी छोले बनाएगी मेरे लिए। तेरा नेक ड्यूरा। जी मम्मी जी, मैं आपके लिए पिंडी छोले जरूर बनाऊंगी। अमृत नाश्ते की प्लेट देखकर मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। इस तरह रजनी की पहली रसोई का हलवा पूरी ससुर जी की तारीफों और सास की शिकायतों के साथ खत्म हुआ। अगले दिन रजनी नाश्ते में सबके लिए छोले भटूरे बनाती है। छोले की खुशबू से पूरा घर महक उठता है। तभी अमृत आवाज लगाती है, ना बात, आज लग रहा है कि रजनी मेरी नूह है। छोले की खुशबू तो बहुत चंगी लग रही है, आज तो मजा आ जाना। हाँ भाभी, बड़ी खुशबू आ रही है। छोले तो मुझे भी बहुत पसंद है, और साथ में गर्मा गर्म भटूरे। आय हाय, गल बन गई। तभी शांतनु भी कमरे से तैयार होकर आता है। सब खाने के टेबल पर बैठते हैं। रजनी सबको छोले भटूरे परोस देती है। रजनी पुत्र जरा कच्चे प्याज ले आना साथ में। ऐसा छोले तो कमाल बनाया, मसालों में जान डाल दी तुमने तो, दिल खुश कर देता। आला पुत्र, तेरी पहली रसोई दा शगन। भाभी छोले तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल बने हैं, मजा आ गया। रजनी तुम्हारे हाथों में तो जादू है, ये छोले भटूरे एकदम बेस्ट है, स्वाद आ गया। सब खुश होकर खा रहे थे। तभी हितेन नाक सिकोड़ते हुए बोला, सुबह सुबह इतना चटपटा खाना कौन खाता है? एसिडिटी हो जाती है मेरे को।
इससे तो अच्छा बेटा खमण बना दिया होता नाश्ते में, एक थेपला बना देती। लो जी, तुझे तो जब देखो खमण दी रट लगाए रहते हो। अभी कोई गल हुई? अच्छा खमण ना सही, पर छोले में जरा मीठा डाला होता तो अच्छा लगता। इतना चटपटा, जीभ जल गई। अरे अरे, छोले में मीठा कौन खाता है? अब क्या छोले में गुलाब जामुन डाल दे? रजनी पुत्र, तू इनकी एक ना सुनना, ये तो सबके खाने का सत्यानाश कर देंगे। ये अमृत खाना तो स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी होना चाहिए। हल्की मिठास डालो ना खाने में तो मजा आ जाए। ओह, ये मसालेदार खाने से तो जी जलने लगता है। जी जलने लगता है? मसालेदार खाना ही तो असली स्वाद है। हमारे पंजाब में तो सब ऐसे ही खाते हैं। हमारी सेहत को तो कुछ नहीं होता। तुहानु मिठास चाहिए तो चीनी खा लो। चीनी? ये क्या बात हुई भला? नहीं नहीं अमृत, गुजराती खाना एकदम परफेक्ट होता है। खाने में मिठास बहुत जरूरी है भाई साहब। नाश्ते के टेबल पर ही दोनों के बीच तकरार होने लगती है। अमृत तेज आवाज में बोलने लगती है और हितेन भी अपनी बात पर अड़ जाते हैं। तुझसे तो हर वेले लड़ने दे मूड भी चढ़ाते हो। मैंने कह दिया ना मसाला ही स्वाद है बस। रजनी ये सब देखकर परेशान हो जाती है, पर कोमल को मजा आ रहा था। तभी शांतनु बीच बचाव करते हुए कहता है, बस करो मम्मी पापा, ये तो बस खाने की बात है, इसमें इतनी बहस की क्या जरूरत है? आप दोनों को जो पसंद है वो खाइए ना। हाँ भैया सही कह रहे हैं, खाने के लिए इतनी लड़ाई से नहीं है। अभी आप ना अगली बार से दोनों की पसंद का खाना बना देना। सब थोड़े शांत हो जाते हैं। अमृत गुस्से में छोले की प्लेट उठाकर छोले खाती है। रजनी पुत्र, अगली बार मिर्च जरा तेज डालना। वैसे छोले बहुत स्वाद बने हैं। हाँ, थोड़ा मीठा भी डाल देना, फिर मैं भी कहूँगा कि अच्छे बने, मजा आ गया। जी पापा जी, अगली बार सबकी पसंद का ध्यान रखूंगी। ऐसे ही नोक झोंक के साथ सब नाश्ता खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रजनी परेशान से अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी उसकी भाभी हेमा का फोन आता है। रजनी ने तुरंत फोन उठाया। हाँ भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? आवाज से तो परेशान लग रही हो। कुछ हुआ है क्या ससुराल में, या फिर पीहर की याद सता रही है? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस नया नया ससुराल है ना, तो नए माहौल में एडजस्ट करने में जरा वक्त तो लगता ही है। शादी के बाद बहुत समझदार हो गई है हमारी ननद जी। पर सच सच बताइए, क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? ये सुनते ही रजनी की आवाज भारी हो जाती है। वो अपनी भाभी से कहती है, अब क्या ही बताऊं भाभी, मेरी सास पंजाबी है और ससुर जी गुजराती। रोज खाने को लेकर महाभारत होती है घर पर। सास की पसंद का बनाओ तो ससुर जी नाराज हो जाते हैं, और ससुर जी की पसंद का बनाओ तो सास नाराज हो जाती है। अरे तो कुछ ऐसा बनाइए ना जो दोनों को पसंद हो। अरे नहीं हो सकता ना भाभी, सास को मसालेदार खाना खाना होता है, जबकि ससुर जी को हर खाने में हल्की मिठास चाहिए। बस इसी धर्म संकट पे फंस जाती हूँ मैं। अच्छा तो ये बात है, खाने की जंग में फंस गई है हमारी ननद जी। हाँ भाभी, हर दिन की ये लड़ाई ना नहीं सही जाती मुझसे, समझ में नहीं आता क्या करूँ। दीदी ये सब तो ससुराल में लगा ही रहता है। हर घर में थोड़ी नोक झोंक तो होती ही है। आप बस सबका दिल जीतने की कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे सब समझने लगेंगे। आपको ही इस सब का हल निकालना होगा ना। हाल ही तो सोच रही हूँ भाभी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोमल और शांतनु से बात करके देखो, वो जरूर कोई तरीका बताएंगे। आखिर वो भी तो अपने मम्मी पापा के बीच का मसला अब तक हल करते आए होंगे ना। हेमा की बात सुनकर रजनी थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। उसने तय कर लिया कि वो कोमल और शांतनु से इस बारे में बात करके देखेगी। सुबह का वक्त था, रजनी गहरी नींद में थी। तभी अचानक अमृत की तेज आवाज से पूरा घर गूंज उठा। रजनी पुत्र उठ जा, अब सूरज सर पर चढ़ गया है। रजनी अलसाई से उठती है और घबराते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। जी मम्मी जी, कहिए क्या हुआ? सुन पुत्र, अपनी कोमल नु देखने लड़के वाले आ रहे हैं ना, तो नाश्ते की तैयारी कर ले। आलू टिक्की, समोसे, पनीर टिक्का, कचौड़िया सब कुछ होना चाहिए। ऐसा मसाला मार के खाकर सबका भंगड़ा पाने दा जी करने लगा। एकदम पंजाबी तड़का लगाना, समझे? जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। तभी हितेन भी कमरे से बाहर आता है। अरे बेटा, मैं तो कहता हूँ खमण, फाफड़ा और जलेबी का बंदोबस्त कर दो नाश्ते में। बहुत दूर से आ रहे लड़के वाले, थोड़ा हल्का और टेस्टी नाश्ता करेंगे ना तो सबको अच्छा लगेगा। सबको गुजराती नाश्ता ही करवाना हो,
मिठास होनी चाहिए खाने में, तभी तो रिश्ता भी मीठा मीठा बनता है। ये सुनते ही एक बार फिर अमृत गुस्से से भड़क जाती है। लो जी, तुहानु तो खमण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अरे रिश्ते मसाले से बनते हैं, मिठास से नहीं। फिर भी मिठास चाहिए, ये तो लस्सी पिला देंगे, खमण तो ना खिलाएंगे नाश्ते में। ऐसू बात करे छे, रिश्ते में मिठास का होना बहुत जरूरी है। मिर्च मसालों से तो रिश्ते जलकर टूट जाते हैं। ए तू ही बता रजनी बेटा, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? तुझसे तो रहने दो बस, माँ ने जो कह दिया सो कह दिया। एक बार फिर दोनों की बहस शुरू हो गई थी और हमेशा की तरह रजनी बीच में फंस चुकी थी। वो हाथ जोड़ते हुए कहती है, पापा जी मम्मी जी प्लीज आप दोनों लड़िए मत, मैं दोनों तरह का नाश्ता बना देती हूँ, बस लड़के वालों को जो पसंद आएगा वो खा लेंगे। थोड़ी ही देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। कोमल शर्माते हुए उनके सामने आकर बैठ जाती है और रजनी नाश्ते की ट्रे लेकर आती है। नाश्ते में खमण, फाफड़ा, जलेबी, कचौड़ियाँ, आलू टिक्की, पनीर टिक्का, समोसे सब कुछ था। लड़के वाले इतना सब कुछ देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं। अरे भाई साहब, खमण लीजिए ना, गुजरात में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। इतना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, मुंह में जाते ही घुल जाता है वो। और जी पहले तो कचौड़ियाँ चखो, एकदम चटपटिया। ऐसे मसालेदार कचौड़ियाँ आपने कभी खाई नहीं होंगी, एक बार खाएंगे तो बार बार खाने जी करेगा। लड़के वाले कुछ खाते उससे पहले ही अमृत और हितेन के बीच बहस शुरू हो जाती है। ये अमृत, तुम अपने मसाले अपने पास रखो, पेट खराब हो जाएगा इनका। इनको तो भाई माफ करो। तुम्हारा दिमाग इस खमण ने खराब कर रखा है, नींद आ जाएगी नहीं ये खमण खाकर। कुछ तड़का मसाला खाएंगे तो तरावट आएगी शरीर में। अरे इतने मसाले कौन खाता है, इससे तरावट नहीं रुकावट आ जाएगी सेहत में। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे, तुम्हारा खमण ही बस महान है। अरे इतना ही महान है तो कर दो अपनी बेटी की शादी खमण और फाफड़े से, ले जाओ जलेबियों की बारात। ऐसी बात है ना तो तुम कर दो कोमल की शादी मसालों से, लड़के की जरूरत क्या है भाई? बिना मतलब के बात मत करो जी, घर में खाना तो हमेशा पंजाबी ही बनेगा। यार तुम्हारे चटपटे मसालेदार पंजाबी खाने खाकर घर पर सबकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए खाना तो गुजराती ही बनेगा, सादगी और मीठा से भरा। लड़के वाले उन दोनों को लड़ता देख रहे थे। वो परेशान होकर आपस में धीरे से बात करते हैं और फिर कहते हैं, इनके घर में तो खाने को लेकर इतनी महाभारत होती है, हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता, हम चलते हैं भाई साहब, नमस्ते। लड़के वाले नाराज होकर चले जाते हैं, पर अमृत और हितन को अब भी समझ में नहीं आता कि ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ। लड़के वालों के जाने के बाद रजनी, शांतनु और कोमल चुपचाप एक कमरे में बैठ जाते हैं। ये तो रोज का ड्रामा हो गया है, हर दिन खाने पर युद्ध छिड़ जाता है, अब तो लड़के वाले भी भाग गए। ऐसे तो कोमल का रिश्ता होने से रहा, कोई भी ऐसे रोज के महाभारत वाले घर से रिश्ता क्यों करना चाहेगा? अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, खाने की इस जंग का कोई तो हल निकालना ही होगा। अब और सहा नहीं जाता, ये लोग तो कभी चुपचाप खुशी से खाना खाते ही नहीं। हाँ भाभी कुछ करो, वरना मम्मी कचौड़ियाँ खिला खिला कर पागल कर देंगी और पापा खमण खिला खिला कर। तभी शांतनु मजाक में कहता है, तो क्या मिठास वाली कचौड़ी बना दे और मसालेदार जलेबी? उससे भी कुछ नहीं होने वाला, फिर भी गुजरात और पंजाब के बीच की जंग जारी रहेगी। हाँ भाभी, हमारे यहाँ तो डाइनिंग टेबल ही जंग का मैदान है। और तीनों ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। अगले दिन रजनी बालकनी में खड़ी कुछ सोच रही थी, तभी पड़ोस वाली मंजू आंटी ने अपनी बालकनी से रजनी को आवाज लगाई। अरे रजनी, कहाँ खोई है? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ पर पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ है। अरे कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही हरियाली देख रही थी मैं। कुछ तो बात है बेटा, अब तुम बताना नहीं चाहती तो बात अलग है। बस एक बार बता कर देख, क्या पता कोई हल ही मिल जाए। कल कोमल को देखने लड़के वाले आए थे ना, बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, कुछ लड़ाई हुई क्या उनसे? अरे नहीं आंटी जी, लड़के वालों से नहीं हुई लड़ाई, पर यहाँ तो हर रोज ही मम्मी जी और पापा जी के बीच खाने को लेकर महाभारत छिड़ जाती है। गुजरात और पंजाब की जंग छिड़ी है हमारे यहाँ। है गुजरात और पंजाब की जंग? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। और रजनी सारी बात मंजू आंटी को बता देती है। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात होगी बेटा, एक दिन अमृत की पसंद का बना लिया कर, एक दिन हितेन भाई साहब की पसंद का। अरे आंटी जी आप समझी नहीं, ऐसा करने से भी नहीं चलेगा। अगर एक टाइम चटपटा खाना बना लो तो पापा जी गुस्सा हो जाते हैं और खाना नहीं खाते, और दूसरे टाइम हल्की मिठास वाला खाना बना लूं तो मम्मी जी अनशन पर बैठ जाती है। समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं।
तभी मंजू कुछ सोचकर कहती है, मसला तो गंभीर है बेटा, पर मेरे पास एक तरकीब है, तू कहे तो बताऊं? हाँ आंटी जी बताइए ना प्लीज, मैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ भी करूंगी। देख रजनी बेटा, तुम्हारी सास को चटपटा खाना चाहिए और तुम्हारे ससुर जी को मिठास वाला खाना, तो क्यों ना तुम एक ही खाने में चटपटा और मीठा दोनों मिक्स कर दो। वो कैसे आंटी जी, मैं समझी नहीं, जरा समझाइए ना प्लीज। और फिर मंजू रजनी को एक ऐसा उपाय सुझाती है जिसे सुनकर वो एकदम से खुश हो जाती है। थैंक यू आंटी जी, आपने तो मसला ही हल कर दिया, क्या आइडिया दिया है। बेटा तेरी मंजू आंटी ने धूप में बाल सफेद नहीं किए, तजुर्बा है 50 सालों का। रजनी को अब मंजू आंटी की बात समझ में आ जाती है। वो मन ही मन मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। अगले दिन रजनी सुबह से ही रसोई में व्यस्त थी। अमृत और हितेन को पता था कि आज भी कोई न कोई चटपटी बहस जरूर छिड़ेगी। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे थे। अमृत को उम्मीद थी कि पंजाबी तड़का लगेगा और हितेन को यकीन था कि गुजराती मिठास का राज चलेगा। रजनी पुत्र, आज कुछ स्पेशल बनाना, आज तो ऐसा कढ़ाई पनीर बना के सब उंगलियां चाटते रह जाए। अरे पनीर वनीर छोड़ो, आज तो खमण बनाओ, ऐसा नरम नरम के मुंह में घुल जाए और इन पंजाबियों की बोलती बंद हो जाए। बड़े आए बोलती बंद करने वाले, आज तो पनीर ही बना होगा, देख लेना। अरे देखेंगे देखेंगे, बहू को नाश्ता लेकर तो आने दो। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। कोमल और शांतनु पहले से ही तैयार थी कि बहस होगी। तभी रजनी नाश्ते की ट्रे लेकर आई और सब उसकी तरफ देखने लगे। आप लोगों के लिए सोच समझकर बड़ी खास डिश बनाई है, जो चटपटी भी है और मीठी भी। खूब तीखी है जैसी मम्मी जी को पसंद है और उतनी ही मीठी है जैसे पापा जी को पसंद है। आज कोई लड़ाई नहीं होगी खाने की टेबल पर। अरे भाभी सस्पेंस क्रिएट मत करो ना, बता दो आखिर वो कौन सी डिश है जो पंजाब और गुजरात के बीच संधि वार्ता लिख रही है। अरे कोमल, आज मैंने वो बनाया है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा क्या बना दिया दिख रहा है, अब बता भी दे। तो पेश है मेरी स्पेशल डिश, हरी मिर्च का हलवा, चटपटा भी और मीठा भी। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। हितेन और अमृत एक दूसरे को देखकर चौंक गए। सबकी आंखें चौड़ी हो गई। हरी मिर्च का हलवा किस देश का खाना हैगा, अस्से तो ना सुनिया कभी। ये रजनी दिख रहा, तुम्हें सच में ये बनाना था या गलती से बन गया हरी मिर्च का हलवा। रजनी ने ट्रे रखी और सबको हलवा परोस दिया। हलवा देखने में चमचमाता हरा था। सबने डरते डरते एक निवाला लिया। हाँ ये क्या है, मेरी तो जीभ जल गई, इतनी मिर्च डाली है कि हंजू बहने लगे आंखों से। मीठा ये क्या कोई जेर है, मीठा भी और इतना तीखा कि मेरे कान से धुमाड़ा निकलने लगा। अमृत और हितेन की हालत देखकर कोमल ठहाका मारकर हंसने लगी। भाभी ये हलवा खाने के बाद तो मेरी भूख ही उड़ गई। अब ये हलवा आप मम्मी पापा को ही रोज खिलाना, हमें तो माफ करो भाभी। रजनी, ये हलवा खाने के बाद तो लोग अस्पताल जाएंगे, धुआं निकलेगा सबके नाक और कान से। हितेन गुस्से में दिख रहा था लेकिन मिर्च के कारण बोल नहीं पा रहा था। अमृत की हालत भी खराब थी। दोनों को बस पानी चाहिए था। रजनी पुत्र, सानू किस बात की सजा देती है हलवा खिलाकर। मम्मी जी, आप हमेशा चटपटा और मसालेदार खाने की बात करती थी और पापा जी आप हमेशा मिट्टी की बात करते थे और इस बात पर दोनों बहुत बहस भी करते थे। कोई भी मानने को राजी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों का मेल कर दूं। हरी मिर्च और चीनी डालकर हलवा बना लिया। अब तो दोनों खुश है ना, ये मीठा भी है और चटपटा भी। खुश? अरे मेरी जीभ जल रही है और तुम पूछ रही हो मैं खुश हूँ कि नहीं। रजनी हंसते हुए पानी का जग ले आई। सबने झटपट पानी पिया। अब आप लोग ही बताइए, आप लोगों को रोज मिर्ची का हलवा खाना है या फिर एक दिन पंजाबी डिश और एक दिन गुजराती डिश चलेगी? आपका मसला भी सुलझ जाएगा। रजनी, तुम्हारा ये हलवा तो परमाणु बम है, इसे खाने के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अमृत और हितेन एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। कुछ देर बाद अमृत कहती है, पुत्र आज से तू जो भी बनाएगी मैं चुपचाप खा लूंगी, बहस बिल्कुल खत्म। बस ये हलवा दोबारा मत बनाना। ये मेरे हिस्से का मीठा तुम्हें मुबारक, अब तो मैं कोई फरमाइश ही नहीं करूंगा। रजनी मुस्कुराते हुए खाना परोसने लगी। अब घर में कोई बहस नहीं होती। अमृत और हितेश ने तय कर लिया था कि अब जो मिलेगा खा लेंगे और रजनी ने तय कर लिया था कि अब एक दिन पंजाबी खाना बनेगा तो एक दिन गुजराती। सबकी पसंद ध्यान में रखी जाएगी। हरी मिर्च का हलवा जो कभी घर की लड़ाई का कारण बन सकता था, अब पूरे परिवार की हंसी खुशी का कारण बन गया। रजनी की ये जीत मिठास और मिर्ची का सबसे शानदार संगम।